इंडिया 12 के एक खास प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रूबरू में राम पुनियानी जी। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीख, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तारीख, तवारीख जिसे कहते हैं, इतिहास जिसे कहते हैं, वो ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा है और हम तक अगर पहुंच रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों ने और लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मुल्क, जो कौम अपने तारीख, अपने इतिहास से महरूम हो जाती है, उनका फ्यूचर अंधेरों में गर्क होकर रह जाता है। इसलिए हर देशवासियों को चाहिए कि अपने मुल्क की तारीख को पढ़ें। जो कुर्बानियां दी गई है, जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, एक खुशहाल मुल्क हमें मिला है, इसके पीछे जद्दोजहद किसकी है, कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियों के बाद यहाँ तक पहुंचा है। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, राम पुनियानी साहब का। और आइए हम इनकी जिंदगी के मुतालिक को जानना चाहें। सर, न्यूज़ इंडिया 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी और आज मौका फराहम हुआ। हम आपकी जिंदगी से मुतालिक पहला सवाल करना चाहेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं, और जाहिर है कि आपके बहुत फैन हैं, और वो ये जानना चाहें कि आपकी जिंदगी की शुरुआत और तवारीख पर आपसे का जो सब्जेक्ट था, वो सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरा परिवार ये पार्टीशन के बाद पंजाब से यहाँ आया, नागपुर में सेटल हो गया और नागपुर में ही मैंने पूरी मेरी पढ़ाई हुई, शुरू से लेकर MD तक, MD मेडिसिन तक मैंने किया। और साथ साथ क्या हुआ कि हमारा जो स्टडी रूम था, हमारे दादाजी की दुकान थी, सामने सड़क चलती रहती थी, तो पूरा समाज हमको दिखता था। आज रामनवमी का जुलूस जा रहा है, कल मुहर्रम का जुलूस जा रहा है, लोग आपस में कैसे बात करते, कैसे चलते, वो पूरा समझता था। और दूसरे हमारे दादाजी की दुकान में जो लोग आते थे, कई गांव वाले रहते थे, तो हम कभी पढ़ाई करते थे, कभी उनकी बातें सुनते थे। और इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया लिटरेचर में। और लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में पहले आपको पता होगा विशारद, साहित्य की परीक्षाएँ थी, तो मैं विशारद के लिए पढ़ने लग गया अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ। तो मुझे साहित्य में बड़ी रुचि आने लग गई, और ख़ास तौर से वो साहित्यकार, नॉवेलिस्ट जो हमारे देश के बारे में दिखाते थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, शरदचंद्र हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। तो इनको मैंने वैसे तो विशारद के लिए पढ़ता था, पर शौक़ लग गया मुझे, तो अपना दादाजी को दुकान में थोड़ा हेल्प करना और बाकी टाइम पढ़ते रहना। तो उससे एक जहन में ये बात आई कि खुद की ज़िंदगी तो सभी लोग जीते हैं, पर अगर समाज के लिए कुछ किया जाए तो वो कुछ मायना रखता है। मेरी इधर से पढ़ाई चलती रही MD तक, और साथ साथ ये चीज़ें दिल के अंदर रखता गया कि मुझे आखिर में तो समाज के लिए काम करना है। तो उसी के बीच में पूरी जो दुनिया भर की विचारधाराएँ थी, वो एक तो बहुत प्रभाव पड़ा भगत सिंह का, नेहरू का, गांधी का, और यहाँ जो दूसरे बाद में कार्ल मार्क्स, अम्बेडकर। मैंने किसी एक से चिपकने की कोशिश नहीं की। मैंने ये देखा कि इसमें क्या मैं ले सकता हूँ, इसमें से क्या ले सकता हूँ, तो वो ले लेकर मैं ये निष्कर्ष पे आया। पर्सनल लाइफ तो थोड़ा बता दूँ तो नागपुर में मैंने MD किया। फिर उस समय मुझे लगा कि जो मजदूर हैं और मालिक हैं, उसमें मालिक मजदूरों को बहुत शोषण करता है, तो मजदूरों की ट्रेड यूनियन से जुड़ गया और 73 में मैंने MD पास किया। उसके बाद 2 साल के लिए मैं नौकरी छोड़ दिया, पूरा टाइम मैं ट्रेड यूनियन में काम करता था। फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया, बॉम्बे शिफ्ट हो गया तो फिर से 2 साल में ट्रेड यूनियन में काम करता था। और इस दौरान फिर मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, खुद ही स्टडी करूँगा, देखूँगा। तो इसी बीच फिर हमारा बच्चा होने वाला था पहला, तो फिर मैं इसको मैंने पार्ट टाइम करते हुए जॉब ले लिया, IT में जॉब ले लिया, और साथ साथ ट्रेड यूनियन के दोस्तों के साथ मिलकर काम करते रहता था। अब ये करते करते मेरे दिमाग में निष्कर्ष आ गया, पहला तो कि भाई सोसाइटी के लिए काम करना, और
और दूसरा ये कि यहाँ अगर जमहूरियत डेमोक्रेसी रही तो ही हम समाज को सुधार सकते हैं। और ये समाज कैसे सुधरेगा? लोगों के आंदोलन से। सरकार खुद होके कुछ परिवर्तन ज़्यादा नहीं ला सकती। किसान मांग करेंगे उसके लिए सुनेगा, महिलाएं मांग करेंगी उसके लिए सुनेगा। तो ये मेरा निष्कर्ष था। इसी बीच क्या हुआ, यहाँ तक मैं ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूँ, नौकरी भी थी। 6 दिसंबर 1992 वो एक बड़ा दिन क्या हुआ कि उस दिन मुझे लगा कि अगर ये इस प्रकार की चीज़ें रही तो भारत में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। और पहले हम हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ऐसा मामूली करके लेते थे, अरे ये क्या है, निकल जाएगा। पर उस दिन रात को मुझे लगा कि ये निकलने वाला नहीं है, ये बहुत गहरी चीज़ है। एक तरफ ये जमहूरियत को ख़त्म करेगी और दूसरा मुझे लगा अंदर से कि मुसलमानों को तो मारेगी और साथ में स्टेप बाय स्टेप, हाँ स्टेप बाय ये दलितों के अधिकार को कम करेगी और औरतों को दुर्यम दर्जे को ले जाएगी। तो मैंने वहाँ से सोचा चलो अभी एक नया सफर शुरू किया। नया सफर सही का हो गया। मैंने फिर पूरा वक्त जितना मुझे मिलता था, IT की नौकरी में मिलता था वक्त, 2 महीने की वैकेशन होती थी, ये छुट्टी होती थी, वो छुट्टी होती थी। और शाम को भी मेरा कोई और शौक नहीं था, तो ऑफिस से आके मैं 3-4 घंटे नोट्स बनाता था। और RSS में मैंने किताब लिखने का फैसला किया। RSS पे किताब लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। इनका रवैया क्या है, मुसलमान क्रिश्चियन के साथ साथ ये वर्ण व्यवस्था को क्या मानते हैं, ये मजदूरों को कैसे देखते हैं। तो वहाँ से मुझे क्लियर पिक्चर। जैसा कि आप खुलकर असल में जो आज के दौर में एक जहन बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान में तैयार की जा चुकी है और आप सही तारीख लोगों के सामने ला रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। जहाँ पर ये लोग मुगलों को, इस्लामिक तो बादशाहों को या मुसलमानों को जिस तरह से मुकम्मल तरीके से जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक सच्चा इतिहास उनके सामने रख रहे हो, तो ऐसे में आपको कुछ दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा होगा। हाँ, ये पहले थोड़ा सा बता दूं कि मैंने फिर ये जो, क्योंकि इतिहास मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो 2-3 साल में इतिहास पे लगा रहा और फिर जो भी मुद्दा समाज में कोई उठाता था उसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करता। ये करते करते पहले मुझे थोड़ा सा ईमेल पे धमकियाँ आने लग गई, जाहिर है कि भाई, और धमकियाँ बहुत खतरनाक भी थी, क्योंकि मैंने उनको झेला। और फिर अभी 6 साल पहले किसी ने फ़ोन किया कि भाई ये काम बंद कर दो वरना आपका ठीक नहीं होगा। तो मैं दोस्तों को बताया भी ऐसा है कि छोड़ दूँ क्या इसको, तो दोस्तों ने कहा इसको आप इग्नोर मत कीजिए। तो हम लोग सब साथी मेरे को ले गए पुलिस कमिश्नर के पास। पुलिस कमिश्नर ने मुझे सिक्योरिटी दी, 3 साल तक सिक्योरिटी। वो नीचे ऑफिस का कमरा वहाँ रखता था और मेरे साथ आता जाता था। फिर उसके बाद मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा क्या बेचारे को यहाँ बैठना पड़ता है। मैंने लिख के दिया, अभी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो अभी बीच में क्या हुआ, एक मेरे कॉलम आता था, कॉलम तो बीच बीच में आर्टिकल्स आते थे, पाकिस्तान के डॉन नाम का सबसे बड़ा अखबार में आते थे। उस समय धमकियाँ आना बढ़ गया। तो बाई चांस बाद में वो डॉन का एडिटर बदल गया, मेरे आर्टिकल्स में कोई देते नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ के अखबारों के लिए लिखना चालू किया। तो वही मुझे कमेंट्स बहुत गंदी भी रहती हैं, तारीफ करने वाली भी बहुत आती है, दोनों प्रकार के कमेंट्स आते हैं। तो मैं दोनों को सीखा। तो धमकी तो यही है कि बीच में मज़ेदार बात बताऊँ कि वो फ़ोन आया तो दूसरे दिन मेरी वाइफ जो एकदम बहुत डायनेमिक है, तुरंत अमेज़ॉन पे बैठ गई और कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए। तो मुझे भी बड़ी हंसी आया। मैंने कहा ये कुछ मत करो, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो फिर बोली तुम अमेरिका से हो जाके वहाँ सेटल हो जाओ। मैंने कहा वहाँ भी नहीं जाना, जो होगा मैं यहीं रखूँगा। फिर बाद में धमकियाँ थोड़ी कम हो गई, तो चलता रहता है। असल में जैसा कि ये कहा जाता है कि झूठ सर चढ़कर बोलता है और जितना सच्चाई को दबाया जाएगा वो उतना उभर कर निखर कर बाहर आती है। और आप जिस खूबी के साथ तमाम चीज़ें बयान कर रहे हैं और आपको जो धमकियों का भी सिलसिला शुरू हुआ और मौजूदा वक्त में मौजूदा सियासत, जो देश का रुझान बदला है और पिछले इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए अगले इलेक्शन का क्या मामला रहेगा और आवाम के जहन की कुछ तब्दीली जो आप देख रहे हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले चुनाव तो अभी हुए,
पर 3 साल से माहौल बदलना शुरू हो गया। खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा आई थी, बिल्कुल माहौल बदला। भारत जोड़ो यात्रा आई, माहौल बदला। और अभी क्या हो रहा है कि समाज के अंदर ये 10 साल की जो मोदी की तानाशाही थी, उसके बाद लोगों को लगा हाँ भाई ये तो वाकई खतरा है। जो लोग अभी तक कहते थे अरे ये भी एक और पार्टी है, ये क्या है, निपट लेंगे, उनको समझ गया कि एक और पार्टी नहीं है, ये पार्टी है जिसके पीछे पूरे आरएसएस की ताकत लगी है। संघ परिवार जिसको बोलते हैं, बीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब उसको जिताने में लगे। और उसकी बुनियाद ये है कि उसने लोगों के मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर दी, नंबर 1। उसी के साथ क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने मनुस्मृति का गुणगान किया कि हमारा पुराना भारत बहुत महान था, सब कुछ था उसमें, एरोप्लेन भी था और इंटरनेट भी था, सब कुछ था, प्लास्टिक सर्जरी भी थी। ये 2 चीज़ें उन्होंने लोगों के मन में भरती। तो अभी जैसे ये मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले तो गलत धारणाएं ये भरते हैं, उसके आधार पर नफरत आती है। नफरत हो तो दंगे करवाए जा सकते हैं, और दंगे करने के बाद ही और पावरफुल हो जाती है, ये मेरी समझ है। तो इसलिए मैं यहाँ इस लेवल पे काम कर रहा हूँ कि भाई लोगों के बीच में जो गलत समझ है उसको दूर करने की। मीडिया का कितना बड़ा किरदार है? मीडिया तो देखिए 2003 के बाद से, जब से मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड को इंडिकेशन दे दिया कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ, और कॉरपोरेट वर्ल्ड को बोला होगा कि मीडिया को खरीदो। तो पूरा मीडिया, जैसे रवीश कुमार कहते हैं अभी गोदी मीडिया हो गया, उससे सच्चाई की उम्मीद करना गलत। और कोई सवेरे हम अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कौन सी अखबार मेन है, कौन सी खबर मेन है, कौन सी खबर छोटे में है। जो छोटे में है वो बड़े में होना चाहिए थी, और बड़े वाली छोटे में होना चाहिए। ये तो अंग्रेजी अखबारों का हाल है, हिंदी अखबारों का हाल और भी खराब। और टेलीविज़न मीडिया तो इतना इन्होंने गंदा कर दिया है। एक तो उसमें कोई चौथा स्तंभ कहा जाने वाला देश के कमर तोड़ कर रख दिया, देश की जो सोच, क्योंकि कोई भी चीज़ सोच से शुरू होती है। और नफरत ऐसे पैदा नहीं, क्योंकि ये जो टीवी प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा करते हैं, बाकायदा एक प्री प्लान है। अब जब हालात ऐसे हों कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कहते हो, अखबार तुम्हारा है, अब ऐसी परिस्थिति में देश की हालत तो खराब होगी। मौजूदा वक्त के अंदर नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए भाई, आप अपना करियर बनाइए, पढ़ाई कीजिए, और साथ में थोड़ा समाज के बारे में सोचिए। और समाज में जो गलत फहमियाँ मीडिया के थ्रू आ रही हैं, टेलीविज़न के थ्रू आ रही हैं, उससे अलग जाके जो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे ध्रुव राठी है, रवीश कुमार है, और हमारे कुछ जो चाहे अच्छे यूट्यूब ये हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, और इन लोगों के वीडियोस को देखकर अभिषेक शर्मा है, बढ़िया। और जैसे मैंने अभी बताया, ये इस लड़के का नाम मैंने बताया था जो अभिनय, ये भी अच्छी, मेरा श्याम सिंह, हाँ, श्याम मीरा सिंह। तो ये अच्छे अच्छे चैनल्स में सही संदेश आते हैं, तो इसको अगर नौजवान देखें, उसके आधार पे समझें और समाज तक ले जाएं। खुद तक रखने में कोई पॉइंट नहीं है। आपको समाज में आज सबसे बड़ी नौजवानों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में, आपके काम करने की जगह पे, कम्युनिटी की दूसरी जगह पे, ये सच्चाई को ले जाने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सियासत में जो बदलाव आया है और जो हुकूमत की ताकत में कमी आई है, इसका रिएक्शन अगले इलेक्शन में क्या देखते हैं? और उस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर ये और नीचे जाते हैं तो फिर देश पर आपकी दूरअंदेश निगाहें क्या देख रही हैं कि क्या मुमकिन है, क्या वाकयात मुमकिन हो सकते हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि ये इलेक्शन भी उन्होंने 78 सीटें चोरी की। ये इलेक्शन भी अगर ईमानदारी से होता तो ये सत्ता में नहीं होता। और अगली बार अगर हम सावधान रहें कि सीटें चोरी न होने दें, हर जगह अपने विजिलेंस रखें, और जिस प्रकार से लोगों में अभी पता, एक तो ये बात है, दूसरा महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, और कुछ अमीर इतने अमीर हो रहे हैं कि वो एक तो उनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, लाखों करोड़ लोग लेकर भाग रहे हैं,
और बाकी लाखों करोड़ अपनी जेब में डाल देंगे। तो जो गरीबी बढ़ रही है वो अभी सब लोग महसूस करने वाले हैं। तो अगला जो इलेक्शन का मैं तो क्लियर कट देख सकता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस अच्छे से काम करता रहे, जोश से उत्साह से काम करता रहे, और साथ में आपके जैसे चैनल और ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप, ये अगर इसमें ईमानदारी से लगे रहें तो देश में अच्छा भविष्य आ सकता है। जैसा कि सर ने बताया कि जो कॉर्पोरेट हाउस है जिनके बड़े बड़े कर्जे माफ किए गए हैं और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, उन पर उनका गला दबोचा जाता है, उन्हें मजबूरन हालात से तंग आकर खुदकुशी करनी पड़ती है। और जो लोग यहाँ से लौट कर यहाँ का सारा धन लेकर भाग रहे हैं। बात तो ये थी, सरकार तो इस बिना पर बनी थी कि एक स्मार्ट सिटी होगी, गांव गोद लिए जाएंगे, बाहर से काला धन वापस आएगा, इतने रोजगार होंगे। एक भी स्मार्ट सिटी की चर्चा कहीं नहीं कहीं होती है, या कोई गोदी मीडिया उसे उठाता है कि स्मार्ट सिटी कहाँ है, इस गांव को किसने गोद लिया है, उसकी हालत क्या है। गोदी मीडिया तो न स्मार्ट सिटी की बात करता है, न 2 करोड़ नौकरियों की बात करता है, न 15 लाख काले धन की बात करता है, न जो ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे जो बेरोजगारी बढ़ी है उसकी बात करता है, और जो गरीबी के इंडाइसेस बढ़ रहे हैं। अब दुनिया में आप देखिए कि भारत में हंगर इंडेक्स एक होता है, वो हंगर इंडेक्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है। अब आप तरक्की तो कर रहे हैं। कमाल की बात है कि हम अपने आप को उस कंट्री से मिला रहे हैं, पाकिस्तान से हम कंपेयर करने जा रहे हैं जो हमारा ही इजाद किया हुआ है। जबकि हमें जो हमें सोचना है, हमें अगर बराबरी करनी है तो हमें फॉरेन कंट्री से बराबरी करनी है, बड़े बड़े मुल्कों से, रशिया, अमेरिका, उन लोगों से बराबरी करनी है। अगर हम अपने नीचे वाले को देखें कि वो तो हमसे नीचे है, तो ये खुशफहमी नहीं, गलत फहमी है, ये आपको गड्ढे में ले जाएगी। यही है कि अब चूंकि मीडिया को खौफ खत्म हो गया, जब कानून का खौफ खत्म हो जाए, कहते हैं कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो खौफ हो। अब जो अभी एक और आज की तारीख में अगर देखा जाए, हर 15 मिनट में एक रेप की घटना होती जा रही है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे मुल्क के अंदर। न मंदिर महफूज है, न मस्जिदें महफूज है, ना कोई धर्म का जो सेंटर है कोई महफूज नहीं है। तो आप इसके मुतालिक जब आधी रात को कोर्ट खुल सकता है, कानून बदल सकते हैं, और 370 के लिए इतना जोर शोर रहा, ये बंद हो गया, ट्रिपल तलाक का इतना जोर शोर से चर्चा चली, तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि क्या संसद के अंदर जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उस पर फांसी की मांग नहीं होनी चाहिए? इमीडिएटली फांसी नहीं होनी चाहिए, सारे सबूत मिलने के बाद। यहाँ तो हाल यह है कि फांसी के आरोप में अंदर रहने वाले इंसान सजा होने के बाद जब बाहर आते हैं तो मिठाइयां खिलाई जाती है। तो किस तरह से ये घटना रोकी जाएगी? देखिए, ये एक जो प्रशासन है वो एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, इसीलिए रेप में इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है अंदर से। आप कभी भी देखिए कि टीवी चैनल्स पे भी कोई महिला बोल रही होगी तो बीजेपी वाला बोलेगा आप तो महिला हैं, आप ज़रा ख्याल करके बोलिए, यानी आप थोड़ा सा इन्फीरियर लेवल पे हैं। और रेप की घटना जैसे बिल्किस बानो का देखिए, अब वो इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो रेप बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा, खौफ नहीं है कानून का। और इतने बीजेपी के लीडर, चिन्मयानंद, हाथरस की घटना हो, और कठुआ, ऐसी घटनाएं जहाँ होती हैं और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। 6 साल की बच्ची का जो जम्मू के अंदर रेप हुआ, 1 हफ्ता उसको जब मंदिर के कमरे के अंदर रखा गया, शर्म आती है सोचकर। और ये इनको इनकी रूह कैसे इनके जिस्म के अंदर बाकी है। मणिपुर में क्या होगा? तो ऐसी घटनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री की आंख नहीं खुलती, यानी उनको इस पर अगर वो सच्चाई पर आएंगे और अगर सही लोगों का आरोपियों को सजा देंगे तो उनकी पार्टी के अंदर आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा क्रिमिनल जिस पार्टी के अंदर है वो बीजेपी पार्टी है। और अपना गिरेबान कोई नहीं देख रहा है, दूसरे के यहाँ पर देखने के लिए तैयार है। तो जब हम टिकट इस बिना पर देंगे कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी, तो कहां से इस देश के अंदर न्याय कायम हो पाएगा? ऐसे भी तो नहीं होगा, पर एक ही है अभी आपको मैं तो सवाल करता हूँ कि जब से अभी इनकी मेजॉरिटी कम हुई है बीजेपी, तो अपोजिशन ने सफलता से 4 उनके लेजिस्लेशंस को पीछे ढकेल दिया।
देखिए चारों चीज़ों को जो इन्होंने मांग की थी वक्फ बोर्ड के बारे में वो उधर चला गया। फिर इन्होंने दूसरा जो मुद्दे उठाए थे सब पूरी सफलता के साथ विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है अभी गवर्नमेंट को सुनना पड़ रहा है। अभी जातिगत जनगणना हो या दूसरे सवाल हो इनको बराबर सुनना। लेटरल एंट्री क्या हुआ, तो अभी मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज़ मजबूत हो रही है, बुलंद हो रही है, जो पहले नहीं थी। उससे थोड़ा परिवर्तन तो आएगा बिल्कुल है। और उसके बाद यानी क्या है, पहले इनका जो पॉलिटिक्स ऊपर ऊपर जा रहा था, जो मेयार था वो घटना शुरू हुआ है, नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और इसलिए हम अभी हम अच्छे दिनों की उम्मीद कर सकते हैं जी, कि वक्फ बोर्ड को पहले टारगेट करके और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों के साथ साथ में किस चीज किन किन जगहों पर, किन किन मंदिरों पर, किन किन दरगाहों पर, किन किन गुरुद्वाराओं पर जो नजर है। जबकि सर मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक ये सरकार ने ही बनाया है कि पीएम केयर फंड जो है जिस पर आरटीआई नहीं होगी उसके मुतालिक कोई भी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और बाकी सबकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। देखिए ये सरकार का एक तो ये तरीका जो है पीएम के नाम पे लोगों को लग रहा है प्राइम मिनिस्टर ने सरकार, ये तो उनका पर्सनल फंड होगा और उसी के आधार पे इन्होंने पूरी जो इतने बीजेपी के अल्ट्रा मॉडर्न 3-4 मेरे ख्याल से 600 ऑफिसेस बनाए हैं हर जगह पे, ये पैसा वहीं जा रहा है। फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी उसी प्रकार की बात है जहाँ कोई जवाबदेही नहीं थी। तो करप्शन की तो एक सीमा हो गई। अब जो प्रधानमंत्री कॉरपोरेट के जहाज में बैठ के घूमता है, उन्होंने पूरा इलेक्शन अडानी के प्लेन में बैठ के तय किया था, तो उस सरकार से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं भी वो ईमानदारी से इस बात को करे। अब कई चीज़ों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी। अभी तो जज कुछ अच्छे हैं तो हो रहा है, नहीं तो फिर अगर जजेस को भी वो मैनिपुलेट करें जैसे जज लोया के साथ किया तो फिर वो भी उम्मीद चली जाएगी। जैसे कि एक प्रस्ताव पास हुआ था कि 1966 के बाद शायद हुआ था कि उसके बाद जो जमीन जिस पर कब्जा है वो उसकी हक पर कोई भी आगे को कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, राम मंदिर के बाद कोई इस तरह का मुद्दा नहीं उठेगा। और अगर वक्फ बोर्ड्स के डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही है आज और उन पेपर की बुनियादों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आज भी बहुत सी मंदिरें जो कायम हैं, जो मुगल बादशाहों की जमीन पर आबाद हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक ये सन्नाटा क्यों है, ये सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए ये वैसे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे सरकार ने इसको कम्युनिटी पे छोड़ देना चाहिए। जैसे वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो एक मुसलमान इसको डोनेट करता है, भाई मेरी कम्युनिटी के लिए, और बाकायदा उसकी एक प्रोसीजर है कि कहाँ वो स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है कि इस पर किसी का कब्जा तो नहीं है। क्योंकि वक्फ की जो जमीन डोनेट की गई है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हराम की कमाई की चीजें, किसी भी गलत तरह से कमाई हुई चीजें वक्फ के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए डोनेट नहीं की जा सकती। ये जो वक्फ की जमीन डोनेट की गई है बाकायदा एकदम वाइड होती है, इस पर गवर्नमेंट की पूरी रिसर्च होती है और पूरा उसको जब अथोराइज किया जाता है उसके बाद वो वक्फ बोर्ड जो डोनेट किया जा सकता है, उसके बाद भी इस पर उंगली उठ रही है। तो वो तो एक बात हो गई कि भाई ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहीं और डाइवर्ट कर नहीं सकते। बिल्कुल, वो ये बात है कि कम्युनिटी के और भी इसमें वेलफेयर हो सकता है, जो सोचना चाहिए वो बात और जैसे मंदिरों में इतनी संपत्ति है, बिल्कुल, और मंदिरों में संपत्ति में भी जो बोर्ड बने हुए हैं वो बोर्ड में सरकार ने अपना नॉमिनी रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर रोज इनकम हो रही है। बिल्कुल, बाकी चीज़ें हैं, चर्च और मस्जिद में तो कोई इनकम आती नहीं है। कई लोगों की शिकायत है कि भाई हिंदू मंदिरों के लिए इनका नॉमिनी क्यों रहता है, तो उसका कारण बहुत सरल है क्योंकि इतना बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, आज हज़ारों लाखों करोड़ कई मंदिरों में आता है। तो खैर वो भी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करने का वो ट्रस्ट ने तय करना चाहिए। क्या ये बेहतर नहीं हो कि अगर सरकार एक ऐसा कानून लाए कि वक्फ बोर्ड की जमीन हो, जो मंदिर, जो ट्रस्टें हैं, उन ट्रस्ट से स्कूल्स हैं, कॉलेज है, एजुकेशन के इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो बनाए जाए और उसके अंदर मंदिरों को सरकार के साथ साथ उन्हें भी जो ट्रस्ट है उसको पार्टनर किया जाए। इससे कौम का भी फायदा होगा, देश का फायदा होगा, एजुकेशन का। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है, इतनी महंगी कर दी गई कि गरीब इंसान अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे ही नहीं सकता है, यानी वो हमेशा गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर रहेगा।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आखिर में लोग जो डोनेट करते हैं ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे या जो भी है, तो उसका मतलब तो यही है कि ये कम्युनिटी के लिए जाना चाहिए। और कम्युनिटी को आज ज़रूरत किस बात की? कम्युनिटी को ज़रूरत यही है, एक तो स्वास्थ्य की है और दूसरी एजुकेशन की है, और तीसरा अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसमें अगर ये नवयुवकों को ट्रेन कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, खुद के एंटरप्राइज करने के लिए, ये पैसे का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए होना चाहिए सोसाइटी के सुपरविजन। हमारी जो अभी जितनी गरीबी है, अगर ईमानदारी से मंदिर और वक्फ का पैसा उन्हीं कम्युनिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो खास तौर से ऐसी फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी, अभी आपने एजुकेशन की बात की, मैं कहूँगा हेल्थ की फैसिलिटी। जो पहले मैं जब स्टूडेंट था तो गवर्नमेंट जो हमारा मेडिकल कॉलेज था वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल माना जाता था। आज प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अभी एक सज्जन सवेरे आए थे, वो बात कर रहे थे कि मैं तो मिडिल इनकम वाला हूँ, हॉस्पिटल गया तो वो कह रहे हैं इसके लिए 10 लाख लगेगा। तो ये चीज़ों को अगर मंदिर और बाकी चीज़ों की जो पवित्र स्थान है उसकी संपत्ति रख के क्या करेंगे आप? उसका सही इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल, ताकि जो जरूरतमंद है, आज बेईमान हर जगह मौजूद है और बेईमानों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। उसका नाम रहमान हो या राम हो, अगर वो बेईमान है तो वो ना राम का है ना रहमान का है। अगर हम बेईमानों को सिर्फ मुजरिम को मुजरिम की नजर से देखें, किसी मजहब से ना जोड़े, तब कहीं जाकर के हम एक सही दिशा तक पहुंच सकते हैं। अब बात जो आ रही है एजुकेशन की, अगर सरकार दूसरे तमाम मुद्दों को आगे पीछे कर दे और एजुकेशन पर फोकस करे। आज सर हमारे देश से लोग बाहर की कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे देश से ज्यादा कम पैसों में बच्चे अच्छी तालीम ले रहे हैं। बाहर की कंट्रीज के अंदर यहाँ से कम एक्सपेंसेस हैं। बांग्लादेश में 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं भारत में, हमसे ज्यादा अच्छी एजुकेशन हो गई है। इसके साथ अपना और भी जैसे मलेशिया है, दुबई है, रशिया है, वहां की जो तालीम है वो हमसे कम है। यहाँ तालीम इतनी महंगी हो गई है। अब सोचो कि हम दावे इतने बड़े बड़े करते हैं। मैं तो ये कहता हूं सरकार से कि स्मार्ट सिटी भूल जाए, 15 लाख भूल जाए, सारी चीजें सब छोड़ दे। एजुकेशन, जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप की हैसियत नहीं है पढ़ाने की, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सरकार उन लोगों को गोद ले, या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ऐसे बच्चों को गोद लें और पढ़ाएं। किसी शहर को, किसी गांव को गोद लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्टूडेंट को गोद लोगे, बच्चों को गोद लोगे, एक अच्छा देश, एक अच्छा भारत आपको नजर आएगा। तो सर उस पर मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ऐसी संपत्ति है जो लोगों ने अपने धर्म के नाम पे अपनी कम्युनिटी के लिए दी है, उसको ऐसा रख के तो कोई फायदा नहीं है। वो खजानों में पड़ी हुई है और उसमें क्या हो रहा है, कई जगहों पे लोग जैसे केदारनाथ के मंदिर में कितने किलो सोना वो पीतल में बदल गया। उसके बदले अगर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया होता, एक हेल्थ इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो उससे पूरे समाज। अभी राम मंदिर से सुना कि काफी जो सड़कों की लाइटें थी वो तक चोरी हो गई है। सड़कों की लाइट, मंदिर से, भगवान के मंदिर से सोना गायब हो रहा है। तो जब लूटने की आदत पड़ जाए, इंसान सबसे पहले चोरी अपने घर से शुरू करता है, फिर वहां से बढ़ते देश बेचना शुरू कर देता है। सही। तो अब मैं हमारे चैनल के माध्यम से सर से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी आवाज से ये सब खबर, अपनी आवाज से ये आवाज तक लोगों तक ये आवाज पहुंचाएं कि लोग तमाम धर्मों के मामला से दूर होकर सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर पर गौर करें। आज किसी भी सरकार का झंडा लेकर घूमने के बाद उनकी नस्लें खराब होगी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें बेचना पड़े, तमाम के तमाम और ख्वाहिशात खत्म करने पड़े तो भी खत्म करिए। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि अपने बच्चों को बेचने के लिए खुद अपनी किडनी बेचनी पड़े तो भी इंसान को परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक आप अपने अंदर के वजूद को खत्म नहीं करोगे, आप अपने जाहिरी वजूद को खत्म नहीं करोगे, आपके अंदर से नए वजूद का निर्माण हो ही नहीं सकता है। मैं चाहूंगा सर एक मैसेज आप दें नौजवानों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। देखिए, मैं तो ये चाहूँगा, सबसे अपील करना चाहूँगा कि आज के समय में सबसे जरूरी जो है
वो है एजुकेशन, शिक्षा। और ये शिक्षा के लिए पेरेंट्स ने जितनी मेहनत हो सके अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा सरकार ने ऐसी सुविधाएं खड़ी करना चाहिए जिससे ये शिक्षा आसानी से आम लोगों तक पहुंच जाए। अभी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो रहा है पर वो केवल अमीर लोगों के लिए है। अभी केजी से चालू होते हैं तो लाखों रुपए की बात करते हैं, केजी स्कूल के भी पहले से। तो ये होकर सरकार ने ऐसी नीतियाँ लाना चाहिए कि जहाँ पूरा एजुकेशन सब लोगों को मिल सके। ऐसी मेरी अपील है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने न्यूज़ इंडिया 12 के चैनल में वक्त दिया और लोगों को सही राह दिखाई। और ज़रूरत है, एक अच्छा रहबर ही देश के लिए बेहतर बातें बता सकते हैं, एक अच्छे देश के अच्छे भविष्य के लिए बता सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमें पुनियानी साहब को भगवान लंबी उम्र दें और लोगों तक इनकी बातें पहुंचती रहे, लोग इससे फायदा उठाएं, देश इससे फायदा उठाए। हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है, फिर अगली मुलाकात नई शख्सियत के साथ होगी। तब तक के लिए नासिर हुसैन, कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ और कलीम बे के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद। शुक्रिया।